क्या कीजिए, हल। ये रैखिक समीकरण है, इसको हल कीजिए। हल करने के बाद आप इसका विशिष्ट हल निकालिए। मतलब हल करने के बाद दो हल निकलता है ना, एक ये तो विशिष्ट हल, एक व्यापक हल। व्यापक हल आएगा, फिर जाकर y बराबर 0, x बराबर π/3 रख के c वाला का मान निकाल लेना, c का मान निकल जाएगा वहाँ से, और फिर जाकर हमारे विशिष्ट हल निकल जाएगा ना भैया। तो चलो इसको भी कर लेते हैं जैसे उसमें किया गया था। तो चलो करते हैं। देखो इसमें क्या दिया गया, dy/dx, उसी का फॉर्मेट बनाओ, dy/dx प्लस में py इक्वल q, इसी वाला फॉर्मेट पे। देखो यहाँ से थोड़ा आप हमको बताएंगे, dy/dx है, y भी है, तो p क्या होगा, 2 tan x होगा क्या, तो p हो जाएगा 2 tan x, 2 tan x हो जाएगा भाई। और q क्या होगा, q हो जाएगा sin x, ये होगा कि नहीं होगा। हाँ, अब चलो भाई, अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे ना तो क्या होगा जानते हो, e की पावर होता है p, e की पावर p dx होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर हो जाएगा भाई e की पावर क्या है 2 tan x, ये हो गया। अब यहाँ से आप हमको ये बताएंगे tan x का समाकलन क्या होता है, log ऑफ sec x होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, देखो e की पावर 2 तो सामने हो जाएगा, log sec x हो जाएगा। और यहाँ से देखो ये 2 यहाँ पर पावर में चला जाए तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। और यहाँ से log से log हट जाएगा तो क्या बचेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बाहर यहाँ पर पावर में जाता है तो अकेला sec स्क्वायर x होगा, और sec स्क्वायर x में log हट जाएगा तो sec स्क्वायर x बच जाएगा। अपना ये आ गया भाई। अब चलो इसका हल निकालते हैं। हल तो जब हल करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे तो क्या होगा जानते हो, होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हाँ, क्या होता है भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू dx, ये होता है भाई dx। अब आप हमको ये बताएंगे, अब देखो इसमें क्या, अब रख दो, मान रखो पहले, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x इंटू क्यों का मान tan x है, क्या sin x है भाई, sin x। अच्छा ये बताओ अब कैसे इसको सॉल्व करोगे, बताएं क्या करो, बता दें। आप ये कर लो भाई, sec स्क्वायर x को 1/cos स्क्वायर x बना लो, तो sin x अपान में cos स्क्वायर x हो जाएगा। क्या cos स्क्वायर x होगा कि नहीं होगा, cos स्क्वायर x को लिख सकते हो cos x इंटू cos x लिख सकते हो क्या dx भाई, sin अपान cos tan होता है, क्या tan होता है भाई, 1/cos sec होता है। तो y इंटू sec स्क्वायर x इक्वल, हाँ sec x इंटू tan x dx। अब इसका कोई समाकलन हमको बताए, इसका समाकलन क्या होता है, इसका होता है sec x, क्या होता है sec x का समाकलन, sec x इसका समाकलन होता है, sec x का ये कॉलन है ना, तो y इंटू sec स्क्वायर x इक्वल sec x प्लस में sec x प्लस में c आ गया भाई। अब चलो अब क्या किया जाए जानते हो, मान और रख दिया जाए, मान रख दिया जाए, या इसको और कुछ कर लिया जाए। देखो इसको उधर ले चलते हैं, इसको जब उधर ले चलोगे तो क्या होगा जानते हो, y इक्वल sec x अपान में sec स्क्वायर x हो जाएगा। क्या तो sec x अपान में sec स्क्वायर x, तो अपान में एक sec x कट जाएगा, इसमें बता रहे हैं, इसमें तो 1/sec x बचेगा इसमें, तो 1/sec x क्या होता है cos x प्लस में c, इसके भी नीचे तो अपान sec स्क्वायर x हो जाएगा, तो 1/sec स्क्वायर x क्या होता है cos स्क्वायर x। होगा कि नहीं होगा भाई, ये c कांस्टेंट है, cos स्क्वायर x, क्योंकि हम दोनों तरफ में sec स्क्वायर x से भाग लगा रहे हैं। ठीक, ये sec x अपान में sec x अपान में sec स्क्वायर x, तो sec x कट गया, अपान में sec x बचेगा, ऊपर जाएगा cos x हो जाएगा, और यहाँ पर c अपान में sec स्क्वायर x मतलब cos स्क्वायर x, ये हो गया ना। अब चलो ये तो आ गया, ये अपना क्या आया है, वो व्यापक हल निकालना है, विशिष्ट हल। क्यों, क्योंकि भाई x और y का मान दिया है, y बराबर 0 रखो, y बराबर 0 रखो, और x बराबर π/3, y बराबर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, बराबर π/3, cos π/3 का मान क्या होता है cos 60, cos 60 का मान होता है 1/2, ठीक, प्लस में c इंटू cos 60 का मान होता है 1/2 ना, इंटू 1/4 हो गया। ठीक, सब ठीक है, सही आ रहा है कि नहीं, जा रहे हैं सही। अब इसको भाई इधर करो,
इसको इधर ले चलो तो -1/2 हो जाएगा क्या, इक्वल सी इंटू 1/4। भाई ये 2 से 2 कटेगा तो 2 आएगा, तो सी बराबर क्या आ गया जानते हो, -2 आ गया। क्या आ गया, सी बराबर माइनस। अब यही सी का मान इसी में रख दो, इसी में सी का मान रख दो। ये सी नहीं, ये तो कॉस वाला है भाई, ये कांस्टेंट है सी। इसमें रख दोगे ना आपको पूरा हल मिल जाएगा, विशिष्ट हल मिल जाएगा। तो यहाँ पर दिख रहा होगा हमारे हिसाब से, तो रखो यहाँ पर। तो देखो क्या आ जाएगा, y इक्वल कॉस x -2 कॉस स्क्वायर x। बस अब इसमें सी मत लगाने लगना क्योंकि ये विशिष्ट हल है, ये विशिष्ट हल है भाई। हो गया अपना ये क्वेश्चन भी ना। अब देखो जी, अब हम बताएंगे 9.6 की 16वीं सवाल। देखो नरेश भाई वो गिर पड़ेगा आपके ऊपर आराम से। हाँ अब देखो जी 16वीं सवाल हम बताएंगे। तो 16वीं सवाल में पहले देखो मैं पढ़ता हूँ, जैसे मैं पढ़ूंगा आप समझने की कोशिश करना, ठीक भाई। इसमें क्या दिया गया है, उल्लू बैठ जाओ, अब सुनो, बंद कर दो, थोड़ा पाज करो तो। अब देखो जी इसमें क्या बोला है, सुनो 16वीं सवाल बताते हैं, आप समझने की कोशिश करना, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक भाई। इसमें क्या बोला है, मूल बिंदु से गुजरने वाले उल्लू, मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु मतलब x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांक के योग के बराबर है। स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे निकलता है भाई, प्रवणता कैसे निकलता था, तो प्रवणता आपको बताए थे, प्रवणता एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी मैंने बताया था, dy/dx होता था ना। प्रवणता क्या होता था, dy/dx नहीं होता भाई। अरे यार यम बराबर भी दिखाते थे, लेकिन अवकलन में कैसे हम इसमें किसी वक्र की प्रवणता निकालना है तो dy/dx निकालते थे, ठीक। इसमें देखो कैसे बोला वैसे के अनुसार सुनो। पहली बात तो क्या बोला है, मूल बिंदु से गुजरने वाले, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। तो मूल बिंदु लिख लेते हैं, मूल बिंदु से गुजर रहा है, मूल बिंदु की चर्चा की गई है 0,0। और सुनो पहले, मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। किस वक्र का, किस वक्र का, यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y, किसी बिंदु दिया है, किसी बिंदु x, y, देखो x, y किसी बिंदु है, कोई पॉइंट है, किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता यही होगी dy/dx, पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों मतलब x और y के योग के बराबर है। मतलब ये जो x और y है ना, इसके निर्देशांक है, इसके योग के बराबर क्या है, ये जो प्रवणता दिया गया है x प्लस में y, ये बोला है। 2-3 बार आप खुद क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको यही बात मिलेगी कि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है, जो कोई बिंदु दिया है उसके निर्देशांकों के योग के बराबर है। इतना समझ आया ना, जब इतना समझ में आया तो पूरा अपने आप समीकरण निकल ही जाएगा भाई। देखो ये बन गया ना अपना, जब ये बन गया है तो देखो इधर, अब इसको सॉल्व कैसे करते थे, dy/dx प्लस बराबर x प्लस y है ना, y को इधर ला लेते हैं -y इक्वल x। तो भाई देखो मैं आपको कौन सा फॉर्मेट बोला था, आपको फॉर्मेट ये याद रखना चाहिए, अगर dy/dx दिख जाए तो प्लस में py इक्वल क्यों, यही होना चाहिए ना। यहाँ से थोड़ा आप बताओ p का मान क्या होगा, p बराबर हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा, p बराबर -1 होगा कि नहीं होगा। अब q बराबर क्या हो जाएगा भाई, q बराबर हो जाएगा x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा जानते हो, e की पावर p dx ना -1 इंटू dx, ये हो जाएगा भाई। अब यहाँ से आप देखो -1 का समाकलन, मतलब -1 को बाहर रखो, dx का समाकलन x है ना, तो क्या हो जाएगा e की पावर -x। कहीं पर ऐसे दिख जाए तो डरना नहीं इसमें ना भाई, कुछ लोग करेंगे 0 हो जाएगा, कभी किसी का समाकलन 0 नहीं होता, जान लेना, ऐसे समझेंगे नहीं। तो मतलब यहाँ पर भाई ऐसे देखा जाए अनिश्चित समाकलन ऐसे 0 नहीं हो जाता। तो देखो यहाँ पर -1 है, -1 को सामने रखेंगे, dx को समाकलन x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर -x, e की पावर -x।
अब देखो भाई, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको हल करते हैं। तो हल करो चलो। तो जब हल करते हैं क्या होता है बताओ। हाँ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल समाकलन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अब देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक पावर माइनस x इक्वल क्यों x है भाई, x इंटू ई की पावर माइनस एक्स है dx। अब चलो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स बराबर, अब चलो इसका समाकलन बताओ आप, इसका समाकलन कैसे करोगे। देखो भाई इसमें खंडसा समाकलन लगाते हैं ना, तो x को बाहर रखेंगे, ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस, अब समाकलन x का अवकलन करेंगे, x का अवकलन 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन माइनस ई की पावर माइनस एक्स dx। ये होगा कि नहीं होगा, आई की पावर माइनस एक्स का समाकलन एक बार फिर से हो जाएगा, और माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, फिर जाके माइनस आ जाएगा ना, ई की पावर माइनस एक्स प्लस में सी। अच्छा बताओ, ई की पावर माइनस एक्स सब जगह डिवाइड कर देते हैं, तो वाई इक्वल क्या आ जाएगा माइनस एक्स, ये तो कट ही जाएगा माइनस वन, अब प्लस में सी अपान में ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, क्या सी अपान में ई की पावर माइनस एक्स ऊपर जाएगा तो ई की पावर एक्स हो जाएगा। इतना समझ आया नहीं आया, ये आ गया ना भाई, ये तो आ गया, ये तो आ गया ना हल। लेकिन क्या बोला है मूल बिंदु पर, क्या बोला है मूल बिंदु मतलब x और y का मान क्या होगा 0 होगा भाई, मूल बिंदु पे बोला है ना, तो मूल बिंदु का यूज करते हैं x कामा 0 मतलब 0 कामा 0। तो चलो भाई रखा जाए, तो ये y का मान 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा बराबर माइनस 0 माइनस 1 और प्लस में c की पावर c इंटू ई की पावर 0, यही तो होगा। देखो ये माइनस 1 इधर आएगा तो 1 हो जाएगा, और ई की पावर 0 का मान होता है 1, किसी की पावर 0 का मान क्या होता है 1, तो ई की पावर 0 का मान 1, तो c इंटू 1 मतलब c बराबर क्या आ गया 1, c बराबर 1 आ गया नहीं आएगा। अब इसी c का मान यहाँ पर रख देंगे, अपने आप समीकरण आपको मिल जाएगा, विशिष्ट हल मिलेगा भाई। अच्छा बताओ, पहले इसको इधर ले लाते हैं, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस में x, इसको भी इधर ला लो प्लस में 1 इक्वल, अब देखो क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा क्योंकि इसके सामने माइनस है ना, इधर आते प्लस हो गया, प्लस है जिसको रहने दो, c का मान 1 इंटू ई की पावर x, तो यहाँ से देखो y प्लस में x प्लस में 1 इक्वल ई की पावर x, यही अपना ये समीकरण मिल गया जो बोल रहा था वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यही अपना समीकरण मिल गया। ठीक, तब है सोचे तो बोला है बिंदु 0,2, बिंदु 0,2, तो लिख लिया करो 0,2 से गुजरने वाले, उसमें मूल बिंदु से गुजरता था, इसमें किससे गुजर रहा है 0,2 से गुजर रहा है। ठीक है, से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, बोला है इससे गुजरने वाले वक्र का समीकरण, इसका तो यूज वही बाद में किया जाएगा जब सी का मान निकालने के लिए ना, का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र के किसी बिंदु के, यदि इस वक्र के किसी बिंदु, अब किसी बिंदु जब बात करें ना तो x कामा y मान लिया करो, किसी बिंदु मतलब कुछ पता ही नहीं है भाई, तो जब वेरिएबल माना जाएगा किसी बिंदु मतलब x कामा y, यदि क्या बोला है यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग, इसमें भी बोला है किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग, निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर, बोला नहीं यार, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, उस बिंदु पर, इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब dy बाई dx, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है, के परिमाण से 5 अधिक है। पहले सुनो, पहले क्या बोला है, बोलो नहीं यार, बोला है उस बिंदु के निर्देशांकों का योग, निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है, क्या है 5 अधिक, तो 5 इधर जोड़ा जाए कि इधर जोड़ा जाए, इधर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, क्या तो मतलब ये 5 अधिक हो जाएगा। पास करो, क्या बोला जानते हो, इसमें बोला निर्देशांकों का योग, निर्देशांकों का योग उस मतलब बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, ई प्रवणता ऐसे निकलता है dy बाई dx, प्रवणता के परिमाण, ये उसी के परिमाण है से 5 अधिक है, किससे 5 अधिक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता से 5 अधिक है, मतलब ये भाई निर्देशांकों का योग स्पर्श रेखा की प्रवणता से 5 अधिक है, तो मतलब इधर से जुड़ेगा ना भाई,
जैसे अभी आपको मैंने बताया था, मेरे बारे में पूछ रहा था, इसके बारे में बता रहा है। जैसे मैं बोलूँ, सुनो से वाली पे बजाया करो, से वाले बात पे। जैसे मैं बोलूँ मैं आपसे 3 किलोग्राम अधिक हूँ, तो आप क्या बोलोगे भाई, मेरा वजन आपसे। तो आपसे मतलब आपके वजन में 3 किलोग्राम ऐड होगा तो मेरा निकल जाएगा, समझे नहीं। वैसे x प्लस वाई dy बाई डी एक्स से 3 अधिक है, 3 अधिक है तो इसमें 3 ऐड होगा, बस। 5 अधिक है ना, अच्छा हाँ, क्वेश्चन में 5 अधिक है तो ये 5 हो जाएगा। आप समझे ना, ये समीकरण होता है, बराबर लगा दो बस। अब चलो इसको सॉल्व कर सकते हो, तो सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखो क्या हो जाएगा भाई, ये 5 को उधर ले चलेंगे, ये तो अकॉर्डिंग भाई क्वेश्चन, भाई ये प्रश्न अनुसार था ना, ये जो प्रश्न बोला था। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल y को पहले इधर ला लेते हैं क्योंकि हमको y चाहिए, तो y को उधर लाते हैं माइनस वाई। अब 5 को उधर ले चलते हैं, बराबर x माइनस 5 हो जाएगा क्या, यहाँ से बताओ, यहाँ से अब p का मान तो निकल जाएगा, p बराबर क्या होगा -1। अब q बराबर क्या होगा, x माइनस 5 हो जाएगा। यही तो होगा, जो इधर रहता है पूरा q ही रहता है। अब सुनो पहले, अब चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जल्दी से निकालो भाई। क्या हो जाएगा, e की पावर p dx होता है -1 dx हो जाएगा क्या। अब यहाँ से बताओ, e की पावर -x हो जाएगा ना। अब भाई चलो इसको हल करते हैं। जब हल करेंगे तो भाई देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर -x इक्वल, अब जाके क्यों का मान क्या है, x माइनस 5 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर -x dx होता है नहीं होता, यही तो होगा भाई, यही होगा y इंटू ई की पावर -x बराबर। अब इसमें देखो खंड समाकलन लगाते हैं, ये अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, ठीक। तो इसको बाहर रखेंगे, x माइनस 5 बाहर रख दिया, i की पावर -x का समाकलन माइनस होगा ना सामने, अरे यही तो होगा, इक्वल माइनस ई की पावर -x। अब भाई माइनस फिर जाके, अब इसका अवकलन करते हैं, x का अवकलन 1, अब 5 का अवकलन 0, तो मतलब 1 हो जाएगा, 1 इंटू ई की पावर -x का समाकलन माइनस होता है नहीं होता, dx हो गया। अब भाई देखो y इंटू ई की पावर -x बराबर माइनस ई की पावर -x x माइनस 5। अब इसका फिर समाकलन होगा तो माइनस ई की पावर -x प्लस में c, ये होगा कि नहीं होगा। फिर से वैसे ही करते हैं, इसको उधर ले चलते हैं, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, माइनस x माइनस 5 ना, यहाँ पर -1, अब प्लस में c इंटू ई की पावर x हो जाएगा। -x क्यों रहेगा, क्योंकि अपान में जाएगा ई की पावर -x रहेगा, ऊपर जाएगा ई की पावर +x। क्या हुआ तुम्हें। अब देखो भाई, अब यहाँ पर क्या किया जाए, अब अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, -x प्लस 5 -1 प्लस में c इंटू ई की पावर x। अब देखो 5 में से 1 गए 4, इसको इधर ला लेते हैं, y प्लस में x -4 इक्वल c इंटू ई की पावर -x, सॉरी प्लस x होगा ना भाई, प्लस। अब चलो, अब क्या करने चल रहे हैं जानते हो, अब हाँ, अब मान रखो किससे गुजर रहा है, 0,2 से गुजर रहा है ना, 0,2 से गुजर रहा है, से गुजर रहा है, तो भाई रखो, तो 0 का y का मान 2 ना, 2 प्लस में x का मान 0 -4 इक्वल c इंटू ई की पावर 0, ई की पावर 0 का मान 1, तो c बराबर क्या हो जाएगा, -2 होगा क्या, c बराबर -2 होगा ना। अब यहाँ से भाई विशिष्ट हल निकल जाएगा, इसमें रखो तो क्या हो जाएगा, y प्लस में x -4 इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल -2 ई की पावर x होगा ना, जहाँ इसको इधर ला लो, इसको उधर कर देते हैं, तो y प्लस में x प्लस में 2 ई की पावर x बराबर 4। ये आपका विशिष्ट हल आ गया, ठीक जी। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो भाई आ रहा है ना, आ रहा है।